हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा क्लास 12th का बिजनेस का चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आया। ये बात मेरे को पता लग चुकी है। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट और वीडियो के ऊपर आपका इतना प्यार देखकर मुझे सारी बातें पता लगती रहती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर क्लास 12th बिजनेस का चैप्टर 2। हालांकि मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि हम इसके हर पॉइंट को अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जैसा कि ये तो सीधी सी बात तय है भाई, आप बिजनेस पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपके दिमाग में बसता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो फ्यूचर में जाकर बिजनेस करेंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। तो आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा इन चीजों को पढ़ने में और अपने फ्यूचर बिजनेस के कुछ पॉइंट्स को रिलेट करने में। तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज करेंगे अपने चैप्टर को शुरू। इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने सारे नोट्स वहां से डाउनलोड करते रहिए। रही बात जो हमारा पिछला चैप्टर है उसकी, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप जानते हो मैं हर चैप्टर को पढ़ाने से मतलब शुरू कराने से पहले उस चैप्टर के नाम का मतलब समझा देता हूं। मैनेजमेंट एक टर्म जो कि हमने पूरी चैप्टर 1 के अंदर कंप्लीट करी है, वो तो हमने समझ ली। क्या होता है, कैसे होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या लिमिटेशन होते हैं, क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, सारी बातें मैंने आपको डीप में पढ़ा दी। बात यहां पर निकल कर आई, जो मैनेजमेंट हम पढ़कर आए हैं ये उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर। तो ये प्रिंसिपल भैया क्या है? तो बच्चों, प्रिंसिपल एक ऐसी गाइडलाइंस होती है, प्रिंसिपल एक ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें आप अपने किसी भी काम में यूज करके काम को सिंपल बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक सिंपल सी बात ले लो। जैसे आपका कोई काम है जो आप करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो रूल्स आपके पास हैं, वो गाइडलाइंस आपके पास हैं, तभी तो आप उनको अप्लाई कर पाओगे। और जब उनको आप अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व होकर आ जाएगा। अभी आपको यही नहीं पता कि a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप उसके अंदर अप्लाई क्या करेंगे? फिर वहां पर आएगी बहुत लंबी कैलकुलेशन निकलकर, जो कि आपका दिमाग खराब कर देगी। हो सकता है आपको चीजें समझ भी ना आए। तो चीजों को सिंपल और सरल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमारे पास पहले से ही हैं, जो पहले हमसे जो बड़े थे, जो लोग पहले से इन कामों को करते आए। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। सीधा आते हैं मुद्दे की बातों पर। तो सर, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने क्या आता है? मतलब क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये एक तरीके की ना गाइडलाइंस होती हैं। जो प्रिंसिपल जिनको बोले जा रहे हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं किसी भी चीज को सिंपल बनाने के लिए। अब यहां पर हम मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम मैनेजमेंट को कितना सिंपल बना सकते हैं वो गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। अब सिंपल बनाना क्यों है? वो कंपनी है इतनी बड़ी, उसके अंदर पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। अब उनके जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लेंगे, उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इन प्रिंसिपल में से क्या अप्लाई कर सकते हैं, और उन अप्लाई करने के बाद उस काम को कितना इजी बना सकते हैं। तो वो ये गाइडलाइंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आते हैं पहले फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फीचर है, देखो बच्चों, अभी मैंने आपको प्रिंसिपल पढ़ाए भी नहीं, अभी प्रिंसिपल के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी कि कौन कौन से प्रिंसिपल है वो। हालांकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 14 प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन प्रिंसिपल की पहले से ही तारीफें शुरू हो गई, और पहली तारीफ क्या आ गई? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। भाई पहला फीचर क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। भाई देखो, आपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अगर पढ़े तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? आप उन्हें चाहे स्कूल में अप्लाई कर लो, स्कूल का मैनेजमेंट होता है ना, चाहे आप उन्हें हॉस्पिटल में अप्लाई कर लो, हॉस्पिटल में भी एक मैनेजमेंट है, या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर अप्लाई कर लो, वहां पर भी एक अपना मैनेजमेंट काम कर रहा है, या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर लो, क्योंकि वहां पर भी एक मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो हर जगह ये अप्लाई हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ध्यान रहे,
ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। हमें सिचुएशन के हिसाब से इन्हें अप्लाई करना पड़ता है। जैसी सिचुएशन होगी वैसी तरीके से हम इनको अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी तारीफ क्या बोली इन्होंने, जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये है, जनरली है मतलब ऐसा, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला कि आप इनको जहां पर भी यूज करोगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं भी यूज करोगे, ये जनरली अप्लाई करने के बाद इनका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैं पहला प्रिंसिपल उठा लेता हूं, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है उन 14 प्रिंसिपल में से। अब वो जो डिवीजन ऑफ वर्क है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, काम को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मेरे ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ पड़ा था। ठीक है, मैं पहले क्या करता था, वीडियो लेक्चर तैयार करता था, फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करता था, जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग होती थी, फिर हम वीडियो को अपलोड करा करते थे, फिर उसके बाद उसका थंबनेल बनाया जाता था, थंबनेल अपलोड होता था, नोट्स के लिए बात करी जाती थी, मतलब नोट्स किस तरीके से हमें प्रिपेयर करने हैं, और इसके साथ साथ पीपीटी भी। तो मतलब मैं अकेला इन सारे कामों को बहुत मुश्किल से कर पा रहा था। अभी मैंने सोचा यार, काम को इजी बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जिसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो वो प्रिंसिपल जब मैंने अप्लाई करा ना, तो मेरा काम सिंपल हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस देता है। ये जनरली हम कहीं भी अप्लाई करेंगे, आउटपुट सेम निकल कर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, तो सिंपल इसका मतलब होता है बच्चों कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बिहेवियर। अगर हम अपना बिहेवियर अपने वर्करों के प्रति अच्छा रखेंगे, तो सिंपल वो भी हमारे प्रति अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे और काम को भी अच्छे तरीके से हमें करके देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, और नीचे कटा हुआ है थोड़ा सा, उसमें लिखा हुआ है एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल बने, ये प्रैक्टिस से बने। जब हमने किसी काम को बार बार किया तो वो हुआ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हमें दिखा कि यार ये मैं बार बार यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं ऐसे घूम कर जा रहा हूँ, बार बार यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं ऐसे घूम कर जा रहा हूँ, तो इसका शॉर्टकट ये भी तो हो सकता है, मैं सीधा भी तो जा सकता हूँ। तो ये होती है प्रैक्टिस। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं ना, तो उसको करने के लिए कम से कम समय में हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो ट्रिक हमें पता लग जाती है। तो ये होता है प्रैक्टिस। और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, भाई इसको करके देखें। अब मैं इस रास्ते पे चलकर देखूं तो देखता हूं क्या होता है। तो मैंने जब उस रास्ते पर चलकर देखा तो मेरी टांगें कम दुखी, उसमें इसके अलावा मेरा टाइम बच गया। ठीक है, और मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा कवर इन द सेंस, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक घूम कर जाता था, 2 घंटे में पहुँचता था, 5 किलोमीटर कवर होते थे। अब मैं इस रास्ते से गया तो मैंने उसी टाइम में 10 किलोमीटर कवर कर लिए। तो ये पता लगता है हमें चीज़ें एक्सपेरिमेंट से। तो प्रिंसिपल जो ऐसी हवा में नहीं आ गए, ये क्या हुआ कि हमने जब इनके ऊपर प्रैक्टिस करी, एक्सपेरिमेंट करे, तो तब ये बने। जब ये बने तो फिर हमने इनको अप्लाई करना शुरू करा। फ्लेक्सिबल, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया आप बिल्कुल ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम निकल कर कुछ आउटपुट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखो भी इसके अंदर हमें प्रॉब्लम मिलती है, उस प्रॉब्लम को देखने के बाद हम पर्टिकुलर अपना प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, और उससे हमारा क्या निकल कर देखने के लिए मिलता है, उसका इफेक्ट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसके अंदर क्या था बच्चों, काम को डिवाइड करा गया था अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, सेल्स का ये हो गया, प्रोडक्शन का ये हो गया, और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट ये हो गया। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट और हमने बना रखा है। अब सारे में काम को डिवाइड कर दिया। ये काम का बर्डन हो रहा था, ये थी प्रॉब्लम, और उसमें हमने अप्लाई करा प्रिंसिपल, और इफेक्ट क्या निकल कर आया, काम इजी और स्मूथली होना शुरू हो गया। तो बच्चों ये तो थी कुछ हमारे फीचर्स प्रिंसिपल के, कुछ तारीफें जो करी गई। अब इसके बाद चलते हैं हम किस पर, इंपॉर्टेंस। ये जरूरी क्यों है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने मैनेजमेंट के अंदर काम को करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि आपको एक ड्यूटी दी गई कि पूरे स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाना है। ठीक है, अब आपने वो पिकनिक पार्टी जो भी है ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको सही गाइडलाइंस और तौर तरीके पता नहीं होंगे, तो काम सब
हो जाएगा ना कंफ्यूजन वाला। और आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में पहले से ही पता है, आपके पास पूरा का पूरा मैनुअल है, आप उसके हिसाब से चीज़ों को करोगे तो एकदम परफेक्ट, स्मूथली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आप उस पिकनिक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल का यहाँ पर यही यूज है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो क्या होता है कि हम प्रॉब्लम्स को देखकर जब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं ना रियलिटी में, तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये हमें ये भी सिखाते हैं कि जो देखो हर कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास फालतू के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ही ले लो, घर का राशन जब हम लेकर आते तो हम ये चाहते हैं 15 दिन का लेकर आए हैं 20 दिन चल जाए, यानी कि हम उस राशन को इस तरीके से यूज में लें, एक एक चीज को इस तरीके से यूज में लें कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा दिन गुजर जाएं। ऐसा ही होता है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली तो यही करती है। भाई देखो हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियों से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास फैमिली है, इससे नीचे की जो होती हैं वो सब यही चाहती हैं कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा दिन हमारा जो है घर चल जाए। तो इसीलिए कंपनी भी चाहती है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज हो, कम वेस्टेज हो और प्रोडक्शन ज़्यादा निकल कर आए। अच्छा, और क्या बताते हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? साइंटिफिक डिसीजन। तो साइंटिफिक डिसीजन कैसे है? देखो जी, अब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर मुझे काम का प्रेशर कम करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर वर्कलोड कम हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक प्रिंसिपल उठाना पड़ेगा और वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका नाम मैंने बताया डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपली एक कई एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ज्यादा अभी 14 प्रिंसिपल है, सबको पढ़ाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो हुआ क्या, जब मैं इसको अपने साथ अप्लाई कर रहा हूं तो सिंपल मैं रिलैक्स हो गया, काम स्मूथली होने लगा और पर्टिकुलर काम जो सामने वाले बंदे को दिया गया है वो उसको अच्छे तरीके से करके दे रहा है, स्पेशलाइज्ड अपनी स्किल्स को अप्लाई करके उसको स्पेशलाइज्ड तरीके से करके दे रहा है। तो ये चीज जो होती है ये होती है साइंटिफिक डिसीजन। ऐसी साइंस में होता है ना, इसके अंदर ये मिलाया तो ये निकल कर आया। ऐसे ही जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, उसको आप इस कंपनी में लगा लो, उस कंपनी में लगा लो, जर्मनी की कंपनी में लगा लो, फ्रांस की कंपनी में लगा लो, वो रिजल्ट सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, मीट्स एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है ना बच्चों, एनवायरमेंट अगर चेंज भी हो जाए तो भी इनका आउटपुट सेम ही रहता है। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था, कंपनी के अंदर लोग बाग काम करा करते थे, तो हमारे जो कुछ गाइडलाइंस थी कंपनी के अंदर के लिए वो कुछ अलग थी। जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जस्ट लाइक लॉकडाउन आया, तो उसमें क्या हुआ, सब वर्क फ्रॉम होम करने लगे। तो एनवायरनमेंट बेशक चेंज हो गया, लेकिन उनमें से जो प्रिंसिपल हमारे हुआ करते थे वो हमने एज इट इज अप्लाई करे तो भी रिजल्ट सेम ही निकल कर आया। एक प्रिंसिपल और उठा लेता हूं, इसके अंदर था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आएगा, उसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा। अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी पावर जो किसी भी मैनेजमेंट के बंदे को दी जाती है। और दूसरी बात मैंने बोली रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों जिम्मेदारी। अगर आप किसी को पावर दे दो और जिम्मेदारी मत दो तो उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा 110%। अभी मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पिस्टल पकड़ा देता हूं आपके हाथ में, ठीक है, और पावर तो आपके पास आ गई, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं, कोई आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको इसे यहाँ यूज करनी है वहां यूज नहीं करनी। तो आप तो जिससे दिमाग खराब हुआ ठाक 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 पूरी मोहल्ले कॉलोनी सबको उड़ा दोगे, हैं, क्योंकि अथॉरिटी थी आपके पास, पावर थी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो अगर ऐसा है तो पावर का गलत मिसयूज होगा, और बात सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की और पावर की ना हो तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको सिर्फ काम ही काम दिए जाओ, काम ही काम दिए जाओ और पावर कुछ दे ही नहीं रखी कि भैया जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, तो फिर क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट है वो चेंज भी हो जाए और अगर हम अपने प्रिंसिपल को उठाकर उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो भी रिजल्ट सेम। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमारी जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। इस तरीके से चीज़ों को हम प्रोड्यूस करें जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी दूषित ना हो। समझ रहे हो? जैसे कि प्लास्टिक बैग जो कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को हार्म पहुंचाते हैं।
तो हम चाहेंगे कि वो बिल्कुल उसमें ना निकल कर आएँ, पॉली बैग्स ना निकल कर आएँ, वो जूट बैग्स जो मार्केट में चला करते हैं, जो डिस्पोज हो जाते हैं, उन बैग्स का इस्तेमाल करें, या उस टाइप की हम पैकिंग का इस्तेमाल करें जो हमारे एनवायरनमेंट को। तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, एजुकेशनल एंड रिसर्च। तो सीधी सी बात है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये एक चीज़ ये भी फॉलो करने के लिए कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए, उनको एजुकेशनल का पार्ट उन तक पहुंचता रहना चाहिए, जिससे कि उनको इम्प्रूव करा जा सके। ऐसा नहीं है ना एक जगह बिठा दिया और वहीं काम कराए जा रहे हैं, बिठाए रखो, काम भी वहीं कराओ, लेकिन उनको ट्रेन करो, उनको आइडियाज़ दो, उनको लॉजिक लगाने के लिए बोलो कि तुम्हारे पास जो माइंड है उसका इस्तेमाल करो। जब वो उस माइंड का इस्तेमाल करेंगे ना तो उनकी भी ग्रोथ होगी, और उनकी तो ग्रोथ होगी तो वो कंपनी को भी ऊपर लेकर बढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें थी बहुत ज़रूरी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड थी और जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करी जाती हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या बोला है। सर ये वो 14 प्रिंसिपल हैं, और ये आप कह सकते हो ये कौन है, ये पापा जी हैं, इनका नाम है हेनरी फ्योल। ये हमारे नहीं, ये है जो प्रिंसिपल्स बनाए गए 14, ये उनके पापा जी हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हेनरी फ्योल नाम है इनका। ठीक है बच्चों, सबसे पहला प्रिंसिपल इनका क्या था, इन्होंने काम करा, इन्होंने ये देखा कि वर्कलोड ज़्यादा है तो काम को डिवाइड कर दो, काम और अच्छे तरीके से होगा। ऐसा नहीं है काम बेकार हो जाएगा, डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी, काम के अंदर शार्पनेस आ जाएगी, क्वालिटी वाला काम मिलने लगेगा, तो काम को डिवाइड कर दो। कभी भी आपके बिजनेस में फ्यूचर में अगर आपको दिख रहा है कि एक बंदे के ऊपर काम ज़्यादा हो रहा है या आपके ऊपर काम ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको डिवाइड कर दो, भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, काम बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अगर पावर दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मिसयूज होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी पावर नहीं है तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो बहुत होना बहुत जरूरी है, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिसिप्लिन हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बनाया किसके थ्रू जाता है, जो भी हेड डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, देखो ये प्रिंसिपल्स को वही अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कौन सा अगर उन्होंने सही टाइमिंग बता दी कि भैया वर्कर को इस टाइम पर काम पर आना है तो आना पड़ेगा, ये हो गया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा क्या प्रिंसिपल जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं। आपस में ज़्यादा बात नहीं करनी, काम पर फोकस रखना है, क्योंकि तुम्हें पता है फोकस इज इक्वल्स टू पावर। अब से पहले की कई वीडियो में बोल चुका हूं मैं, फोकस इज इक्वल्स टू पावर। जो अच्छे फोकस से काम करता है वही पावर को हासिल करता है। जिसका फोकस बेकार है वो कभी भी पावरफुल इंसान नहीं बन सकता, और जब वो पावरफुल नहीं बनेगा तो वो कंपनी को क्या ही पावरफुल बनाएगा। तो कंपनी उसको 6 महीने रखेगी, 7 महीने रखेगी, 8 महीने रखेगी, हो सकता है उसके बाद वो बोल दे टाटा बाय बाय, तुमसे अच्छा इंसान मुझे मिल रहा है तो मैं तुम्हें क्यों रखूं। क्लियर है, ठीक है जी। तो हमारे पास हमें यह भी देखना पड़ेगा कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, सही समय पर आना, सही समय पर उसको भेजना भी। ऐसा नहीं है डिसिप्लिन में सिर्फ तुम उसको सही समय पर ही बुला रहे हो, सही समय पर भेज नहीं रहे। अगर भेजोगे नहीं तो भी फिर वर्कर चिढ़ जाएगा, फिर भाग जाएगा वो खुद ही अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक वर्कर के ऊपर बहुत सारे बॉस तैनात नहीं रहने चाहिए। एक वर्कर है, काम कर रहा है, तो उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। जो कमांड वो देगा ना इसको, ये उसे ही फॉलो करेगा। अभी मैं इसके ऊपर 4 बॉस खड़े कर देता हूँ। अब इसने भी कमांड दी, ठीक है सर, इसकी बात समझ आ गई। इसने भी फिर बोल दिया कि तुम ये काम करो, चलो सर देख लूंगा जैसे तैसे करके। फिर इसने बोल दिया अब तुम ये काम करो, तो अब ये सोचेगा यार किस किस की सुनूं मैं अकेला इंसान में किस किस की सुनूं। तो ये तीनों चारों में से किसी का काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है 4 वर्कर और 1 बॉस, इसे बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमसे ये कहता है कि अगर कोई प्लान बनाया है तो एकजुट लेकर सबको एक तरफ लेकर चलना शुरू करो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं भाई प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सेल्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और एक बंदा कह रहा है कि मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, एक बंदा कह रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करूंगा। नहीं, सबका मोटिव एक ही होना चाहिए। भाई क्वालिटी बढ़ा, मना नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं घटना चाहिए।
तुझे पैकेजिंग अच्छी करनी है कर, प्रॉफिट नहीं घटना चाहिए। तो मेन मोटिव एक ही रख दो जी, प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए। सीधी सी बात है, तुम्हें कैसे करना है हमें इससे मतलब नहीं है, तुम वर्क करो, तुम काम करोगे, हमने तुम्हें कमांड दे दी। तो ये से बोला जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन एक कर दो, कोई अलग अलग नहीं भागना चाहिए। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है बस आज की क्लास में इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे अपने जितने भी प्रिंसिपल बचे हुए हैं। वीडियो अगर आपको वाकई पसंद आई तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में इसी के आगे के प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।